लगातार बड़ी खबर आ रही है। इस बीच में बड़ी खबर आपको देते हैं, वेनेजुएला की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और एक बड़ी स्टेटमेंट आपको देते हैं। जो विपक्षी नेता है मारिया कोरिना, उनकी तरफ से बड़ा बयान आया है कि हम सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। तो अपनी ख्वाहिश यहां पर जाहिर की गई कि वो तैयार है। अब आजादी का समय आ गया है, यानी कि मादुरो को पकड़ा गया है। ये एक तरीके से सपोर्ट है अमेरिका का, उनका स्टेटमेंट। वेनेजुएला की विपक्षी नेता है इस समय मारिया कोरिना, और वो ये बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। क्या अमेरिका भी तैयार होगा? ये बड़ी बात है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। सुमित हमारे साथ भी स्टूडियो में। सुमित, विपक्षी नेता लगता है इसी का इंतजार कर रहे थे और ये उन्होंने साफ कहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद होंगे? देखिए, बिल्कुल मारीना के बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिका की चॉइस है। खासतौर पे ये भी कहा जाता है कि नोबेल प्राइज जीतने के बाद जब उनको 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई भी दी, उनके काम की सराहना की, तो उसी समय अंदेशा लग गया था कि वही अगली लीडर बन सकती है वेनेजुएला की। और अभी जिस तरीके से आपको याद होगा कि दिसंबर के कुछ समय में उन्होंने कहा था कि हम वेनेजुएला को कहां लेकर जाना चाहते हैं। कि इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि हम इसको एनर्जी हब बनाएंगे, हम इसको डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाएंगे और हम इसको एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये सारे संकेत अमेरिका की तरफ से ही दिए गए होंगे, जो आप कह सकते हैं कि उनकी तरफ से कहे गए। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि उस वैक्यूम को ना सिर्फ भरने में उनका बड़ा योगदान रहेगा, बल्कि उनकी एक्सेप्टेंस अमेरिका में होगी और शायद डोनाल्ड ट्रंप अब उन्हीं को एक चेहरा बनाकर वहां के सेटअप को आगे बढ़ाएंगे। और जो बातें हम कर रहे थे राजीव, कि देखिए जो ऑब्जेक्टिव थे अमेरिका के, वो ऑब्जेक्टिव लगातार उसने तीनों ऑब्जेक्टिव लगभग पूरे कर लिए। ड्रग ट्रैफिक के ऊपर उन्होंने बड़ी लगाम कसी, उन्होंने एक्शंस लिए। जो पॉलिटिकल रिजिम को चेंज करना था वो लगभग वो तैयार कर चुके हैं, जिसको बहुत जल्दी ऐलान कर दिया जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह था कि वहां की ऑयल, आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनकी ऑयल रिफाइनरीज हो, एनर्जी हो, उनके ऊपर सीधे तौर पर अमेरिका का दखल रहेगा। यह भी लगभग तय नजर आ रहा है राजीव। ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है जिस पर सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन रोहित, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे जानूंगा कि वेनेजुएला में क्या किसी तरह के लोगों में भी अनरेस्ट था? क्या लोग भी ये बात कर रहे थे कि भाई ड्रग बहुत ज्यादा हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में? क्या वहां पर लोग इस तरह की बात कर रहे थे जो अमेरिका कह रहा है? जी बिल्कुल, देखिए वहां पे लोग खुश तो नहीं थे और ये बात जाहिर है। ये बात देखिए 2013 में जब से पावर हथियाई मडूरो ने, उसके बाद से ये बार बार बात कही जाती थी। ओबामा भी जो प्रेसिडेंट थे वो भी नहीं खुश थे मडूरो रेजिम से। काफी ज्यादा वेनेजुएलंस अमेरिका में असाइलम के रिफ्यूज उन्होंने क्लेम किया क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था वहां पे। और ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि आपके पास जब इतने सारे बड़े ऑयल फील्ड्स है, उसके बावजूद आपकी कंट्री में इतना इन्फ्लेशन था, आपकी कंट्री प्रॉस्परस नहीं थी। तो कहीं ना कहीं लोग खुश नहीं थे मडूरो से। हमने वो तस्वीरें भी देखी किस तरह से लोग उनके पोस्टर्स जो है वो हटा रहे हैं। वेनेजुएला में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और स्पेशली वो लोग जो वेनेजुएला छोड़ के बाहर आए, वो लोग भी काफी ज्यादा इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वहां से अब मदुरो हट गए हैं। लेकिन आगे का जो रास्ता है, आई थिंक उसको लेके लोग जरूर चिंता में हैं। उन्हें पता नहीं नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। क्या एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप होगी? क्या कोई नई सरकार आएगी? कौन बनेगा? वो सारी चीजों को लेके लोग चिंता में जरूर है। लेकिन एक अगर आप आम वेनेजुएलन से पूछे तो वो इस बात से खुश है कि मडूरो अब इस देश के राष्ट्रपति नहीं है। प्रणय, यही सवाल आपसे भी कि जिस देश के पास वर्ल्ड 18.17% का शेयर हो, वो देश समृद्ध कैसे नहीं हुआ? क्या राजनीति की वजह से? और क्या इस विकास के आगे मदुरो ही आड़े आ रहे थे? ये सीधे तौर पर कहना तो मुश्किल है कि क्या मदुरो ही आड़े आ रहे थे, लेकिन ये बात जरूर है कि वेनेजुएला की राजनीति ने 1999 के बाद से जो करवट ली, उसके बाद वहां पर एक किस्म से जो शासन था, चाहे यूगो चावेज का रहा हो, वो सेंट्रल लेफ्ट का शासन था, उस तरीके से कमर्शलाइजेशन नहीं था। साथ ही अगर आप देखें कि अमेरिका का बैकयार्ड है, अमेरिका से अगर आपके रिश्ते खराब हैं, एंटी अमेरिका पॉलिटिक्स है, तो अमेरिका उस तरीके से आपको बढ़ने नहीं देगा। अमेरिका की नजर और निगाह निश्चित रूप से उसके ऊपर होगी और बहुत सारी मुश्किलें वेनेजुएला के सामने थी। यदि आप भारत और वेनेजुएला के रिश्ते को ही देखें, तो भारत और वेनेजुएला के रिश्तों के अंदर भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड निगम ने वहां पर निवेश किया था। भारत वेनेजुएला से तेल खरीदा करता था, लेकिन उसके बाद वेनेजुएला पर जो पाबंदियां अमेरिका की तरफ से लगाई गई, उसके कारण वेनेजुएला के जो संसाधन थे उनका दोहन उस तरीके से नहीं हो पा रहा था। चीन ने बड़े पैमाने पर वहां पर निवेश किया था, लेकिन केवल चीन की खरीदारी से वेनेजुएला का उत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि चीन ने वहां पर संसाधन बहुत ज्यादा लिए, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा वेनेजुएला के लोगों को नहीं मिला। मेरी कुछ स्थानीय लोगों से वहां जो संपर्क हो पाया राजीव, उसके मुताबिक लोगों ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं जिसमें उन्होंने बताया कि अपार्टमेंट्स के अंदर भी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर नहीं उतरे हैं, क्योंकि सड़क पर उतरने के लिए इस समय जो स्थिति है उसमें ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, इमरजेंसी कॉल की गई है, सड़क के ऊपर सैनिक है वहां पर। और लोग अभी भी ये इस चीज को लेकर आश्वस्त नहीं है कि वहां सरकार चलाएगा कौन। और जब तक कि
मदुरो भले ही चले गए हों, लेकिन मदुरो की सरकार तो वही है। मदुरो के उपराष्ट्रपति हों, मदुरो के डिफेंस मिनिस्टर हों, सारे लोग उनकी टीम के और उनके उनकी सरकार के, वो लोग इस समय वहां पर मौजूद हैं, इसलिए लोगों के मन में अभी आशंका है। लेकिन जैसा जी। अभी रोहित भी कह रहे थे, लोगों को इस बात की चिंता तो थी ही सही कि आखिर क्या होगा, और अमेरिका जिस तरीके से प्रेशर बना रहा है, लोगों में जाहिर तौर पर इस चीज की खुशी भी है कि मदुरो की शासन के जाने के बाद हो सकता है कि कुछ खुलापन वहां पर आए, कुछ जो पाबंदियां लगाई गई थी वो पाबंदियां हटें। लेकिन अभी एक फ्लक्स है, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और आखिर में इतना ही कहूंगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू के अंदर इस चीज का जिक्र करते हुए कहा है कि हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, हम इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते जी हैं पना। कि जो शासन चल रहा था वो वैसे ही आगे बढ़े, इसलिए हम इसमें इन्वॉल्व होंगे कि कौन चलाएगा वेनेजुएला। जी सुमित, बहुत बड़ा स्टेप होता है जब आप मिलिट्री ऑप्शन चूज करते हैं और अपनी आर्मी को भेजते हैं, अपने एयरफोर्स को भेजते हैं। अमेरिका वाकई क्या विवश हो गया था कि उसको मिलिट्री ऑप्शन चूज करना पड़ा, या जल्दी काम हो जाए, जल्दी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगे, इसलिए उसने ये ऑप्शन चुना? देखिए, किसी भी देश के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता, ये बात तो तय है। सबसे पहले अगर आप इंपॉर्टेंट बात करें, जिस तरीके से प्रणय भी बातें कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिविल वॉर या फिर सिविल कन्फ्लिक्ट पैदा करना। अगर आप देखें वेनेजुएला में पिछले कई सालों से हम ये सारी चीजें देख रहे थे, लगातार उनकी जो वेजेस थी, मंथली वेजेस बताई जाती, $1 से भी कम की थी मंथली। कई बार इसको लेकर रिवॉल्ट हुआ, सड़कों पर लोग उतरे, लेकिन फिर दबा दिया गया। जो ऑयल रेवेन्यू की बात करते हैं, 60% से ज्यादा गिरावट आई थी ऑयल रेवेन्यू के अंदर वेनेजुएला के। दुनिया के सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं ऑयल का भंडार उनके पास है, लेकिन फिर भी 60% से ज्यादा की कमी आना यह दर्शाती थी कि वहां की परिस्थितियां या चीजें, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं। और शायद इन्हीं चीजों को आगे रखते हुए ना सिर्फ आप कह सकते हैं अमेरिका ने, बल्कि वहां की जो अपोजिशन लीडर है, जो लगातार अब ये दावा कर रहे हैं कि वो उस वैक्यूम को भर सकती है, उन सब ने उन चीजों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। और अभी अगर आप देखिए, अमेरिका ने जब मिलिट्री ऑप्शंस का इस्तेमाल किया, उससे पहले कई बार उसकी तस्दीक या फिर उसकी प्लानिंग की गई। 6 महीने में अगर आप देखें, 105 से ज्यादा आप कह सकते हैं कि लोगों की मौत की खबरें तो आई, लेकिन कितनी बार हमने देखा कि हर महीने 4 से 5 बार लगातार उन्होंने ऑयल टैंकर्स को टारगेट किया, उस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया, उनकी जो कोस्टल लाइंस थी उसके पास अपने शिप भेज दिए गए। तो एक तरीके का प्रेशर बनाया गया, साइकोलॉजिकल भी, और एक आप कह सकते हैं कि अंदरूनी रूप से भी, डोमेस्टिकली भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। और उसी के बाद ये आप कह सकते हैं स्मॉल टेक्टिकल ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, अमेरिका ने वो इस्तेमाल किया और वहां से लीडरशिप को ही वाइप आउट कर दिया। अब एक बड़ी खबर भी इस वक्त मिल रही है, वेनेजुएला के विदेश मंत्री का बयान आया है। इवान गिल, जो कि वेनेजुएला के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे, यानी कि निकोलस मादुरो, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उनके जिंदा होने का सबूत दो। अमेरिका से उन्होंने कहा है कि उनका सबूत हमें चाहिए कि वो जिंदा है कि नहीं। इवान गिल ने कहा कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस की शारीरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें तुरंत वापस करना चाहिए। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह कहा गया कि वो वॉरशिप में अमेरिका आ रहे हैं और हम अमेरिका में ही उन पर आगे कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा क्या अपडेट मिला? लगभग 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी। जी बिल्कुल, देखिए हमेशा से ऐसा होता है कि जो समय होता है उसके थोड़े बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। मैं एक्चुअली फोन चेक ही कर रहा था कि कोई मैसेज मुझे मिला है कि नहीं, तो अभी तो फिलहाल नहीं। अभी सब वेट कर रहे हैं। जो प्रेस है उन्हें मूव किया गया है रूम में, मारोलागो में, जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप, सेक्रेटरी हेग्सेथ और जनरल केन तीनों आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो हमें तीनों सुनने को मिलेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जरूर कहा कि वो एक बहुत ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें वो हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा समय तक चले। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़ी देर पहले तक फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दे रहे थे, तो हो सकता है इसलिए शायद डिलेड चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो प्रेस है उनको पोजीशन कर दिया गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और बाकी के लोग आएंगे और प्रेस को संबोधित करेंगे। और जो प्रेसिडेंट मादुरो, उनके बारे में क्या जानकारी मिली, वो कब तक आ सकते हैं? देखिए, शिप से आ रहे हैं, फ्लाई करके नहीं आ रहे, तो समय लगेगा। आप कंटिन्यू कीजिएगा रोहित, कंटिन्यू कीजिएगा। एक बार दर्शकों को बता दें कि हमें फुटेजेस मिलना शुरू हो गए हैं और किसी भी क्षण वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है। और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी हम आपको लिए भी चलेंगे। आप कंप्लीट कीजिए रोहित। हाँ, तो जितना समय अब यहां से लगेगा उन्हें वहां से वेनेजुएला से शिप में जाने के लिए, उतना समय लगेगा। अगर फ्लाइट से होते तो करीब 4.5 घंटे में वो न्यूयॉर्क उतर जाते। लेकिन क्योंकि वो यूएस वॉरशिप में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि समय लगेगा। कल तक, शायद या आज रात तक वो यहाँ पहुंच जाए और उसके बाद उनकी फिर पेशी होगी न्यूयॉर्क की कोर्ट में। अच्छा रोहित, इस बीच में क्या कोई रिटेलिएशन की खबर आई, किसी तरह का कोई प्रयास वेनेजुएला की तरफ से हुआ इस बीच में, आफ्टर, मतलब जब से ये ऑपरेशन हुआ उसके बाद से? कुछ भी नहीं। सिर्फ ये कहा गया कि जो डिफेंस फोर्सेस उन्हें डिप्लॉय किया गया है, अमेरिका ने साफ कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ने कहा कि हम कोई सेकेंड वेव अटैक नहीं कर सकते और वेनेजुएला इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि वेनेजुएला के पास ऐसे कोई
क्षमता है कि वो अमेरिका के ऊपर किसी तरह का भी अटैक कर सके या कुछ कर सके। वो सिर्फ डिफेंस कर सकते हैं, और अमेरिका ने साफ कर दिया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि सेकेंड वेव ऑफ अटैक फिलहाल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए ऑपरेशन सक्सेसफुल है, और यही बात हमें प्रेसिडेंट ट्रंप बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यानी कि प्रणय, क्या अमेरिका अपने मंसूबों में कामयाब हो गया? वो पूरी प्लानिंग के साथ जो जो करना चाह रहा था उन सब में कामयाब हो गया? बिल्कुल, अगर आप देखें कि जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स थे वो लगभग अचीव कर लिए गए हैं। देखिए, रिजीम चेंज की बात राष्ट्रपति ट्रंप कर ही रहे थे, वो इंडिकेशन दे चुके हैं। अगर आप उनके पुराने बयानों को भी देखें या हाल के इंटरव्यू को भी देखें, डोनाल्ड ट्रंप काफी ट्रांसपेरेंट है इन मामलों के अंदर। वो जो कुछ होता है वो बोल देते हैं, पहले ही इंडिकेट कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि अक्सर उनके बयानों को लोग हल्के में ले लेते हैं, ये सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो कहते रहे, बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा वो लगभग कर दिखाया। चाहे वो ईरान का मामला हो, जिसमें वो बॉम्बिंग की न केवल चेतावनी दे रहे थे, बल्कि उन्होंने बॉम्बिंग की बाकायदा, और B2 जैसे बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। वेनेजुएला को लेकर भी वो लगातार इसका इंडिकेशन दे रहे थे कि वो यहां पर ऑपरेशन कर सकते हैं। मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट उन्होंने किया, और वो रजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे। लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटें, इंसिडेंटली रोचक बात यह है कि आज ठीक 35 साल हो रहे हैं जब जॉर्ज बुश सीनियर के कार्यकाल के दौरान पनामा में राष्ट्रपति को इसी तरीके से सत्ता से हटाया गया था, और ठीक 35 साल बाद वही स्क्रिप्ट जो है वो वेनेजुएला के अंदर दोहराई जा रही है। ये अमेरिका के लिए अमेरिका का बैकयार्ड है एक तरीके से। काफी समय से इस रिजीम को लेकर, जैसा रोहित भी कह रहे थे, चाहे राष्ट्रपति ओबामा हो या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, इन सभी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान वेनेजुएला के साथ में रिश्तों के अंदर एक तल्खी रही है। अमेरिका ने एक बड़ा रीसेट किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इसका असर क्या होगा? क्या इसने दुनिया के अंदर एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है कि आप किसी भी देश के अंदर घुसें, जिससे पसंद ना करते हो उस राष्ट्रपति को हटाएं, वहां से कैप्चर करें और उसे। क्या जी प्रणय। इस टेम्पलेट को दूसरे देश भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, और कर सकते हैं तो फिर अमेरिका क्या करेगा? सुमित, यही सवाल है कि अमेरिका ने जो किया और जिस तरह से किया, उसमें एक तरह से क्या दादागिरी नहीं झलक रही थी? देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर है कि अमेरिका जो नैरेटिव सेट कर रहा है लगातार, अगर आप देखें, वो नैरेटिव इसी बात का है कि देखिए ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, लगातार हमारे जो रिफ्यूजी हमारे 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 स्टेट्स में आ रहे थे उसके लिए बहुत जरूरी था। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले, इस एक्शन के कुछ दिन पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बातचीत की थी मुदोरो से, और ये कहा था कि देखिए आप सरेंडर कर दीजिए, अदरवाइज हमको एक्शन लेना पड़ेगा। और उसके बाद वो बात कहते रहे लगातार कि हम एक्शन लेंगे, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहेगा, लेकिन कब होगा ये मैं तय करूंगा। लेकिन अब अगर रशिया और यूक्रेन की बात करें, उनके भी अपनी चिंताएं थी ना, रूस की भी अपनी चिंताएं थी, इसलिए उस कॉन्फ्लिक्ट में पड़े। लेकिन वहां पर तर्क किया जाता कि वो गलत है, लेकिन अमेरिका ने भी तो इन्हीं चिंताओं की नजर इस तरह से